नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण.com और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी चारू। खबर शुरू करें उसके पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। साल था 2011 और तारीख थी 2 अप्रैल। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया की टीम बैटिंग कर रही थी। वर्ल्ड कप का फाइनल था और क्रीज पर थे महेंद्र सिंह धोनी। दूसरी तरफ थे युवराज सिंह। जीतने के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर खड़े धोनी ने अपने चिर परिचित अंदाज में मैच फिनिशर वाला शॉट मारा। गेंद हवा में गई और लोगों की धड़कन थम गई। यही वो पल था जब स्टेडियम में बैठे और टीवी के आगे टकटकी लगाए बैठे लोग सिर्फ गेंद को देख रहे थे। गेंद सीधा पवेलियन में गिरी और भारत 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीत गया। लेकिन जो गेंद हवा में रही, उस दौरान जो पल था, शायद अब वो पूरा भारत महसूस कर रहा है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मिशन चंद्रयान 3 जो लाखों उम्मीदों के साथ अंतरिक्ष में है, आज शाम 6:04 पर इसके चांद पर लैंड करने की संभावना है। संभावना काफी प्रबल है। फिर भी कोई समस्या दरवाजा खटखटाती है तो फिर से वैज्ञानिक इसकी दोबारा लैंडिंग 27 अगस्त को करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे जुड़े हमारे मन में कई सवाल हैं और इन सवालों के जवाब तलाशेंगे हम अपने मेहमानों के साथ, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शिवम कुमार सिंह, जो हमारे साथ जूम के थ्रू कनेक्टेड हैं, फाउंडर और डायरेक्टर हैं स्पेस नोवा के, और डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, जो प्रोफेसर हैं एटॉमिक एनर्जी और एस्ट्रोफिजिक्स के जेएनयू दिल्ली में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ। सबसे पहले आलोक सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये मिशन भारत के लिए क्यों ज़रूरी है? ये हम एक विश्व शक्ति की तरफ कल्पना कर रहे हैं और हमारा स्पेस प्रोग्राम वैसे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। विक्रम साराभाई जी ने जो सपना देखा था, हम उस तरफ बहुत तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं। और हमारा ये जो चंद्रयान मिशन है वो 2008 से शुरू हुआ था और उस वक्त हम लोग चांद पर उतरे नहीं थे। चांद से करीब 100 किलोमीटर ऊपर हमने जो पिक्चर्स लिया था और फिर हमने दोबारा कोशिश की थी 2019 में। चंद्रयान 2 हमारा बहुत पास हम पहुंच गए थे और इस बार आज हम इतिहास रचने जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारा चारों बगल पूजाएं अर्चना चल रही हैं, करोड़ों लोगों की दुआएं लग रही हैं, लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट हैं इसरो के, वो कई सालों से दिन रात जगे हुए हैं और बिल्कुल परफेक्ट 100% श्योर है कि वो लैंड करेगा और हमारा एक सपना साकार होगा। इसके साथ ही भारत एक स्पेस टेक्नोलॉजी में एक विश्व शक्ति की तरफ उभरने का एक बहुत ही प्रयास कर रहा है। सर, आपने जैसे बताया कि ये आम जन से जुड़ा हुआ है। लोग अलग अलग जगहों से लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि चंद्रयान मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप आम भाषा में इसे सरल तरीके से समझा दें, ये कैसे आम लोगों तक फ़ायदा पहुँचाएगा अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब 2008 में जो चंद्रयान 1 ने पिक्चर दिया था तो वहाँ पर पानी की आइस मॉलिक्यूल, पानी का वहाँ पर देखा गया। तो जहाँ पर पानी है वहाँ पर बहुत कुछ फिर संभावनाएं बढ़ती हैं। वैसे तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो थोड़ा लाइफ की संभावनाएं उतनी नहीं है। फिर भी अगर हम देखें तो हीलियम का एक आइसोटोप है जो रेडियोएक्टिव नहीं है, स्टेबल है और वो एनर्जी सोर्स न्यूक्लियर एनर्जी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब, अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, फिर उससे हीट प्रोड्यूस करते हैं, वाटर को टरबाइन के थ्रू फिर आप एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे लिए एक एनर्जी का भी सोर्स हो सकता है आम लोगों के लिए। और अगर कोई भी डेवलपमेंट होता है तो उसके साथ साथ बहुत सारे संभावनाएं भी जगती हैं। रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं इस क्षेत्र में, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो आम लोगों के साथ फ्यूचर के लिए एक एनर्जी का सोर्स तो है ही, और भी कई सारे संभावनाएं इसमें बढ़ती है। जी, अगला क्वेश्चन शिवम जी आपसे है। एनर्जी को लेकर आप क्या सोचते हैं? चांद पर एनर्जी को लेकर क्या भविष्य है? जी, तो अगर हम लोग एक चीज समझना चाहें कि हम पहली बात चांद के जो पोलर रीजन है, ठीक है, साउथ पोलर, उसमें हम जा भी क्यों रहे हैं, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव
जैसा प्रोफेसर ने बताया, वाटर आइस तो है ही, साथ साथ में प्रेशियस मिनरल भी है। तो अगर हम वहाँ पे जाते हैं एंड हमें ऐसे प्रेशियस मिनरल्स मिलती हैं एंड आगे चल के कोई ऐसे लॉज आते हैं कि हम इस मिनरल्स को वापस अर्थ पे ला सके एंड उसको आइदर कोई एनर्जी के तौर पे या किसी भी तौर पे अगर उसको कमर्शलाइज करना है, उसको यूज कर सकते हैं, तो उसमें भी ये हमें काफी हेल्प कर सकती है। सो एनर्जी तो इन जनरल लाइक एक ब्रॉड टर्म हुआ, लेकिन ये जरूर है कि वहाँ पे हमें प्रेशियस मिनरल्स काफी मिल सकते हैं। इसी चीज के लिए जो हमारा रोवर है हमारे चंद्रयान 3 का, उसके पास 2 इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। एक को शॉर्ट में APXX कहते हैं एंड एक को लिप्स कहते हैं। तो APXX एंड लिप्स दोनों क्या करती हैं कि हमारी जो एलिमेंटल कंपोजिशन होती है कि वहाँ पे सोडियम है या मैग्नीशियम है वगैरह, इन सबको वो फाइंड करने की कोशिश करेगी। एंड ये काम कुछ इस तरीके से करता है कि जो APXX इंस्ट्रूमेंट है उसके पास एक मेटल है जिसको क्यूरियम मेटल कहते हैं, जो कि कंटिन्यूसली एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है एंड कंटिन्यूसली अल्फा पार्टिकल और एक्सरे एमिट करते रहता है। जिससे होगा क्या कि जो भी लुनार का सॉइल बोल सकते हो या असली टर्म रेगोलिथ कहते हैं, तो वहां का जो लुनार का सॉइल हो गया या कोई भी मेटल हो गया, तो उस पर टकराने के बाद वो क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को किक आउट करेगा। तो वहां से एक एक्सरे एमिट होगी जो कि हर मटेरियल के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे हमें पता चलता है कि इधर पे एक्चुअली में कौन सा मिनरल या कोई भी चीज प्रेजेंट है। सिमिलरली जो लिप्स वाला इंस्ट्रूमेंट है वो लेजर का इस्तेमाल करता है। वो क्या करेगा, एक लेजर टारगेट करेगा उस अपने टारगेट मटेरियल पे एंड उसको हल्का सा इवेपोरेट कर देगा एंड उससे जो एमिशन होगी एक प्लाज्मा का, जो भी चाहे कलर दिखेगा या जो भी उसका है, उसको देखकर वो बता सकते हैं कि इसमें कौन सी मिनरल्स या एलिमेंट्स होंगे। तो अभी तो एक ये चीज है जो मैं आपको बता सकता हूँ एनर्जी से रिलेटेड। जी सर, अगला सवाल मेरा आलोक सर से है। सर, आप क्या हमारे दर्शकों को आम भाषा में चंद्रयान समझा सकते हैं? यदि हम स्क्रीन पर चंद्रयान दिखाएं तो आप समझा सकते हैं कि कौन सा पार्ट कैसे काम करता है और उसका क्या महत्व है इस मिशन में? प्लीज मैं चाहूंगा एक बार वो तस्वीरें दिखाई जाएं चंद्रयान की। सर जी, जो यहाँ पर लैंडर है जी, वो उसी को आज सॉफ्ट और सेफ लैंड करना है 6:04 पे। तो मेरे हिसाब से अब इंस्ट्रक्शन मिल गया होगा इसरो से कि आज लैंड करना है, 4 बजे का टाइम फिक्स था। तो लैंडर देख रहे हैं। लैंडर्स में जो इस बार चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 में काफ़ी इसमें जो हमने गलतियां की थी, गलतियां इसको नहीं कहते हैं साइंस में, एक्सपेरिमेंट को जो हम पिछले एक्सपेरिमेंट से नया एक्सपेरिमेंट सीखते हैं उसको गलती नहीं कह सकते हैं जी, नए डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें काफ़ी सारा सुधार किया गया है। बेसिकली सोलर पैनल्स चारों बगल लगे हुए हैं और इसका जो व्हील है वो काफ़ी अब सोफिस्टिकेटेड है, हाई स्पीड को भी टॉलरेट कर सकता है, क्योंकि अभी हम स्पीड करीब 6000 आई गेस करीब 6,000 किलोमीटर पर सेकेंड से हम लगभग 0 की तरफ जाएंगे। और तो ये इसके बाद इसमें जो रोवर है, जैसे अभी हमारे सहयोगी ने बताया था, जो लैंडर्स जब लैंड कर जाएगा तो फिर उसके बाद उसमें रोवर जो है वो चांद की सतह पे सारा वही काम करेगा। एक्चुअली एक तरह से इस बार हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कहने का मतलब ये है कि ये रोवर जो है ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, इसके पास बहुत दिमाग है। इस बार बहुत सारा कैलकुलेशन ये खुद कर सकता है इस बार। तो इसमें ऐसा कह सकते हैं सर, ये ह्यूमन माइंड की तरह काम कर सकता है। ये बहुत सारे ह्यूमन माइंड की तरह, बहुत सारा ह्यूमन माइंड मिला लें तो अगर इस बार कहने का मतलब ये है कि इसका अगर सारा का सारा सेंसर फेल भी होता है, लेकिन इसका एल्गोरिदम अगर सही सही चले तो ये एग्जैक्टली बिल्कुल सही लैंड करेगा। तो इस बार बहुत सारा सेफ्टी मेजरमेंट किया गया है। फ्यूल भी थोड़ा सा ज़्यादा लिया गया है कि लेटस से कि जिस उसको उतरना है तो करीब 150 मीटर पहले वो लेजर से बिल्कुल वो सारा का सारा मैपिंग करेगा कि ये सही जगह है या नहीं है। नहीं सही है तो फिर वो थोड़ा आगे मूव करेगा। इस तरह से उसके पास एक्स्ट्रा फ्यूल भी आज। तो ये सारी उसके बाद जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया, इसके पास जो इंस्ट्रूमेंट है लेट से अल्फा पार्टिकल वाला इंस्ट्रूमेंट है, वो रॉक्स या मिनरल्स का, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जैसे सन में भी आयरन है तो सन का भी स्पेक्ट्रम हम देखते हैं और ग्राउंड पे स्टडी करते हैं। सिमिलरली अब वहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स मिल सकते हैं। तो उन्होंने बताया लेजर से फिर
सारा का सारा केमिकल कंपोजिशन स्टडी कर सकते हैं। या वहाँ पर इस रोवर के अंदर में जो पेलोड है इसमें बेसिकली थर्मल एक्सपेरिमेंट के लिए भी वहाँ पर कैसे हीट का फ्लो क्या है, बिकॉज वहाँ पर देखिए एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, तो हम बहुत कुछ यहाँ से लेटर से उतारना चाहते हैं, तो और ना कोई हमारे पास जीपीएस है नहीं मून पे, तो हम यहाँ से बहुत कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। जो सारा काम करेगा ये रोवर ही करेगा। तो वो एक्चुअली वहाँ पर सारा वो अपना सैंपल लेगा, उसका डेटा कलेक्ट करके वो फिर लैंडर को देगा और लैंडर के थ्रू फिर इसरो को आएगा, उससे हमें जानकारी मिलेगी। तो जी सर, जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पर कई सारे केमिकल कॉम्पोजिशंस भी है, तो ऐसा कह सकते हैं कि फिजिक्स के साथ साथ अब केमिस्ट्री भी लगेगी? देखिए ये तो फिजिकल साइंस है। अगर आप रिसर्च की बात करते हैं तो आप ये देखिए इसमें इंजीनियर्स भी इन्वॉल्व हैं, इसमें साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व हैं। तो साइंटिस्ट में ये नहीं कहते हैं कि ये किस ब्रांच का साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग में ये नहीं कहते हैं कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है या फिर, तो इस तरह से पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन मिसाल है और सभी मिलकर इसको काम करते हैं। जी आलोक जी, आपने बहुत ही बारीकी से चंद्रयान की तकनीक को समझाया। मैं आपसे और 2 साइंटिफिक सवाल पूछूंगी कि पहला तो ये है कि 23 अगस्त को ही क्यों चुना गया लैंडिंग के लिए, और दूसरा ये है कि साउथ पोल क्यों पहला रीजन बना जिस पर चंद्रयान लैंड होगा? जी बेसिकली ये सारा का सारा जो हमारा लैंडर है या रोवर है, ये सब बेसिकली सोलर पैनल से काम करेगा। तो वहाँ पर जो उनका जो चांद का है वो 14 दिन का, हमारे रिस्पेक्ट में 14 दिन का दिन या 14 दिन का रात होगा, तो 1 ल्यूनर डे 14 दिन के बराबर है। तो आज वहाँ पर जब सनलाइट मिलेगी तो उसी हिसाब से आज का दिन हमने इसको डिसाइड किया है 6:04 पे। और जो साउथ पोल की बात है, तो पहले जो सारा सोवियत, रूस ने, यूएस ने, चाइना ने जो अपना लैंड किया है वो इक्वेटोरियल रीजन में किया हुआ, तो वहाँ का वातावरण आप ये कह सकते हैं कि फ्रेंडली टाइप का था। यहाँ पर वातावरण बहुत टफ है और एक्चुअली हमें 2008 में जो आइस का वहाँ पर, वाटर का वहाँ पर जो हमें पिक्चर मिला था, तो उस दृष्टिकोण को देखते हुए हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर वाटर है, तो हमें इस रीजन में बहुत सारी संभावनाएं हैं, इसलिए इस रीजन को पर्टिकुलरली चुना गया है और भारत विश्व का पहला देश होगा जो वहाँ पर आज लैंड करेगा। जी सर, आगे बढ़े इससे पहले हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी चंद्रयान 3 को लेकर क्या कहा है। सारा देश गर्व से भरा हुआ है, मन आनंद और प्रसन्नता से सरोबार है। मैं अपने वैज्ञानिकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिनके बुद्धिमत्ता और परिश्रम के कारण ये क्षण आए हैं, और अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को प्रणाम करता हूं। उन्हीं के नेतृत्व में भारत ये असाधारण उपलब्धियां हासिल कर रहा है। आज का दिन भारत के गौरव का दिन है, गर्व का दिन है, आनंद और प्रसन्नता का दिन है, और ये लगातार सिद्ध होता जा रहा है कि भारत अब सबसे आगे है। शिवम जी, अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। क्या आप आसान भाषा में समझा सकते हैं कि ये चंद्रयान मिशन चंद्रयान 2 से कितना अलग है और इसके क्या कुछ फायदे मिलेंगे हमें? पहली बात तो धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। एंड आई थिंक ये सवाल ऐसा है जो ऑलमोस्ट सारे बच्चे मेरे से पूछते आ रहे थे दिनों से कि चंद्रयान 2 और 3 में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है एंड इस बार क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की गई है। एंड इसकी एक लंबी लिस्ट है, तो मैं एक एक करके शुरू करता हूँ। पहली बात तो जो सबसे फंडामेंटल डिफरेंस है जो आप देख के बता सकते हैं कि जो चंद्रयान 2 है हमारा, उसमें एक ऑर्बिटर मॉड्यूल भी था, वेयरएज हमारा जो चंद्रयान 3 है इसमें प्रपल्शन मॉड्यूल है, इसमें कोई ऑर्बिटर मॉड्यूल है ही नहीं। तो अगर चंद्रयान 2 की बात करें, उसके अगर पार्ट को हम भाग को अगर अलग अलग डिवाइड करें, तो उसमें एक ऑर्बिटर मॉड्यूल हो गया, एक लैंडर मॉड्यूल हो गया, एक रोवर हो गया। वेयरएज हमारा जो चंद्रयान 3 है उसमें एक प्रपल्शन मॉड्यूल है, एक लैंडर मॉड्यूल है एंड एक रोवर है। तो ये एक पहला डिफरेंस आ जाता है कि हमारे पास इस पर ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जो ऑर्बिटर था उसमें काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे एंड वो सक्सेसफुल है, वो अभी भी चांद की तरफ घूमते जा रहा है एंड जितने भी डेटा है वो सारी चीजें लेते जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी डिफरेंस ये है
कि जब चंद्रयान 2 का मिशन हुआ था, क्योंकि वो पहला मिशन हमारा जा रहा था सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, तो हमारे पास कोई लैंडिंग का डेटा पहले से नहीं था। वेयरएज हमारा जो चंद्रयान 3 है, क्योंकि हमारा ऑर्बिटर ऑलरेडी सक्सेसफुल है एंड उसने ऑलरेडी फोटोज जो हैं वो ले रखी हैं, तो वो चीज ऑलरेडी हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर पे लोडेड है, वो डेटा ऑलरेडी उसके पास है। तो ये एक बहुत मजेदार बात है कि यूजुअली लोग सोचते हैं कि हमारा चंद्रयान 2 पूरी तरीके से फेल हुआ था, उसको कोई फायदा नहीं हुआ, बट ऐसा है नहीं। हमारे चंद्रयान का 2 का जो 2 ने जो तस्वीरें ली हैं, उसकी जो डेटा है वो हमारे चंद्रयान 3 को और भी बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए हेल्प कर रहा है। देन अगर और इम्प्रूवमेंट्स की थोड़ी बात करें, अगर मैं बात करूं कि जो हमारा चंद्रयान 2 था, उसमें एक सबसे बड़ी जो दिक्कत आई थी जिसकी वजह से चंद्रयान 2 का सॉफ्ट लैंडिंग फेल हुआ था, वो ये चीज था कि उसका एक कैमरा कोस्टिंग फेस कहते हैं कि लैंडिंग के टाइम पे जो चंद्रयान 2 है वो बेसिकली क्या करता है, खुद को कैलिब्रेट कर रहा होता है एंड अपने लैंडिंग साइट्स के लिए डेटा कलेक्ट कर रहा होता है। तो उस टाइम पे क्या किया था, पिछले बार जो साइंटिस्ट थे, इसरो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि कैलिब्रेशन के लिए हम नहीं चाहते कि हमारा जो चंद्रयान 2 है वो ज्यादा हिले डोले, तो उसने उसको लॉक कर दिया था कि वो ना उसका जो थ्रस्ट है उसको वो ज्यादा चेंज नहीं कर पाएगा, वो रोटेट नहीं कर सकता। बट इससे दिक्कत क्या हुई थी कि जितने भी एरर कलेक्ट हो रहे थे, जो भी मतलब उसको करेक्शन करनी थी, वो जब तक लॉक था तब तक तो कर नहीं पाया। एंड जैसे ही लॉक से हटा, जब वो अगले फेज में गया जिसको फाइन ब्रेकिंग फेज कहते हैं, जो लैंडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है जिसमें उसको करेक्ट करना था, तो आइडिया तो सही था कि वो उस टाइम करेक्ट कर सकता था, लेकिन क्योंकि वो 10 ही डिग्री घूम सकता था चंद्रयान 2 के समय में, वो करेक्शन टाइम पे नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारा जो चंद्रयान 2 है वो क्रैश कर गया। वेयरएज इस गलती को सुधारने के लिए चंद्रयान 3 में क्या किया गया है कि उसके हर लैंडिंग फेज में उसको करेक्ट करने का, खुद को करेक्ट करने का कंट्रोल दिया गया है कि वो अपना थ्रस्ट को कंट्रोल कर सकता है। साथ ही साथ हम लोगों ने क्या किया है कि उसका जो डिग्री है, जो 10 डिग्री वो बस घूम सकता था, उसके जगह हमने उसको 25 डिग्री दे रखा हुआ है कि वो एक बार में 25 डिग्री आराम से घूम सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ अगर मैं और डिफरेंसेस की बात करूं तो उसमें वेलोसीमीटर है हमारे चंद्रयान 3 में। इस बार हमारे पास हजार्ड डिटेक्शन कैमरा है। सो हजार्ड डिटेक्शन कैमरा ये हो गया कि अगर मान लो लैंड करते समय उसको कोई पत्थर नजर आया, कोई ऐसी बड़ी सी चीज नजर आई जहां पे लैंड नहीं कर सकती, तो इस बार हमारे पास 2 कैमराज है उसके लिए। पिछली बार शायद एक ही था, इस बार हमारे पास 2 कैमराज हैं। एंड ऐसे और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स किए गए हैं सो दैट क्या होगा ये कि इस बार जो हमारा चंद्रयान 3 है वो जैसे ही लैंडिंग के लास्ट फेज में पहुंचेगा, जिसको टर्मिनल डिस्टेंस फेज कहते हैं, उस फेज में अगर मान लीजिए हमारे सारे सेंसर बंद हो गए, हमारे 4 में से 3 या मान लो 2 इंजन भी बंद हो गए, बस एक ही चल रहा है, तो भी हमारा लैंडर लैंड करेगा। एंड सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि चंद्रयान 3 के लिए हमने बस 500 मीटर का एक स्क्वायर बनाया था कि वो उसी में लैंड, चंद्रयान 2 के लिए कि वो उसी में लैंड कर सकता है। एंड उसके वजह से बहुत चंद्रयान 2 के पास बहुत कम जगह था लैंड करने के लिए। वेरस चंद्रयान 3 में क्या है, हमने पूरा 4 किलोमीटर एंड 2.4 किलोमीटर का उसको पूरा एक रेक्टेंगल दायरा दे रखा हुआ है कि वो उसमें कहीं पे भी लैंड कर सकता है। सो वो भी एक हमारे चंद्रयान 3 में काफी एक अच्छी चीज है। ऐसे और भी बहुत सारे डिफरेंसेस एंड रोचक उसमें चीजें, बट मैं अभी आप लोग के पास करूंगा कि आप लोग और कुछ सवाल पूछ। आलोक जी, हम देख रहे हैं कि सुबह से ही देख रहे हैं, हम लगातार ऐसी खुशनुमा तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग राज्य से। हम स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कैसे मंदिर में प्रार्थना की जा रही है, मस्जिद में दुआएं मांगी जा रही है। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप कितने एक्साइटेड हैं, और अगर कोई गाना आप डेडिकेट करना चाहेंगे इस चंद्रयान मिशन के लिए तो कौन सा देशभक्ति गाना होगा? देखिए, भारत में आपको पता ही कि विभिन्न तरह के यहाँ पे कल्चर है, भाषाएं हैं, और लेकिन फिर भी अनेकता में एकता है। यहाँ पर विचारों में मतभेद हो सकता है, मन में मतभेद नहीं है, ये कई हजार साल से हम देख रहे हैं। तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अगर आप देखेंगे तो बेसिकली मैं एटॉमिक फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स का लिंक में मतलब काम करता हूँ। तो अगर जैसे चंद्रयान में रोवर जो है, मैंने आपको बताया, वो अल्फा पार्टिकल, उसमें स्पेक्ट्रोमीटर लगा रखा है, तो उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, बहुत सारे एटम्स हैं। तो उसका फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा या उस कंडीशन में थ्योरेटिकली हम कैसे काम कर सकते हैं, तो पर्टिकुलरली हमारे लिए, कम्युनिटी के लिए, साइंस कम्युनिटी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज जो जैसे हमारा रोवर वहाँ पर लैंड करेगा,
तो वो इसरो का जो लोगो है और जो भारत का तिरंगा है वहाँ भी वहाँ पर मोहर लगाएंगे, वहाँ पर अपना एक छाप छोड़ेंगे। तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, मैं यही गाना इस पे डेडिकेट करना चाहूंगा। सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं हमारे लाइव में 10,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। जी, तो चारू, और इसका कई जो सारे असर है वो ऑडियंस में भी दिख रहा है। मैं अगला सवाल पूछने से पहले आपसे ये बोलना चाहूंगी कि ऑडियंस जो है वो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे गेस्ट से रिलेटेड या फिर चंद्रयान से रिलेटेड आप पूछना चाहें हमारे गेस्ट से, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। जी आलोक जी, एक सवाल आपसे और है कि डिबूस्टिंग और थ्रस्ट का गेम थोड़ी देर पहले हमें बताया जा रहा था कि थ्रस्ट ही यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। तो थ्रस्ट क्या है, कैसे काम करता है और इतना ज़रूरी क्यों है, ये कुछ इस तरह से समझाइए कि साइंस स्टूडेंट्स के साथ साथ आम आदमी को भी समझ में आ सके। जी जी, जैसा कि हम जानते हैं कि जो चंद्रमा का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत थिन है जी। तो एटमॉस्फेयर चाहिए, फ्रिक्शन जो बोलते हैं, फ्रिक्शन के लिए एटमॉस्फेयर चाहिए। तो अगर हम अब सॉफ्ट लैंडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर काफ़ी थिन है, तो हमारे लिए फ्रिक्शन है नहीं। अब हम कैसे रोकें? तो किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए फ्रिक्शन चाहिए होता है। तो अब हम, और वहाँ पर कोई हमारे पास GPS वगैरह है नहीं, हम वहाँ से कुछ कंट्रोल कर नहीं सकते यहाँ से इस बारे में। तो सारा का सारा काम, थ्रस्ट का मतलब जो अगर कोई मूव कर रहा है तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में, अगर हम आगे जाना चाहेगा तो पीछे की तरफ उसको कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा तो आगे की तरफ मूव करता है। तो वही उल्टी डायरेक्शन में अगर लगाएंगे तो फिर वो स्लो हो जाएगा, या तो आप आगे जा सकते हैं या अगर उल्टी डायरेक्शन में लगाएंगे तो वो स्लो हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो डी बूस्टिंग है वो बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज जो अभी कह रहे हैं कि जो लास्ट 19 मिनट्स का जो टेरर टाइम इसको बोलते हैं, टेरर टाइम करने का मतलब सारा का सारा उसमें लैंड करना है, उसको सारा उस पर डिपेंड करेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके। तो थ्रस्ट इसी को बोलेंगे, क्योंकि थ्रस्ट का सारा रोल यहाँ पर प्रेशर का है, फोर्स का है। तो कैसे मैनिपुलेट करे, कैसे मैन्यूवर करेगा वो, ये उस पर छोड़ा गया है। और बिकॉज हमारे पास एटमॉस्फेयर है नहीं चांद पे, तो ये सारा का सारा थ्रस्ट का ही रोल रहेगा कि कैसे उसके मोशन को बिल्कुल 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड से ऑलमोस्ट 0 मीटर पर सेकेंड पर लाना है। तो ये थ्रस्ट का ही रोल है वहां पर। जी, एक और मुख्यमंत्री हैं राज्य के, उत्तराखंड के, उनका अभी अभी बयान आया है चंद्रयान 3 को लेकर। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी हैं, क्या कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। चंद्रयान के लैंडिंग के लिए मैं इसरो के, भारत के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जो ये शुरू किया है जो कार्यक्रम वो सफल होगा। और भारत की जो साइंस टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया को दिशा देने का काम करेगी। एक ज़माना था, बचपन में हम लोग पढ़ते थे चंदा मामा दूर के, अब चंदा मामा दूर नहीं, चंदा मामा भी हमारे पास होंगे। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अगला सवाल लेगी हमारी तरफ से चारू। शिवम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा कि उत्तराखंड के सीएम ने बताया चंदा मामा दूर के, अब शायद चांद दूर नहीं है, बहुत नजदीक आ चुका है भारत के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपकी एक्साइटमेंट किस ओर है और आप कितने एक्साइटेड हैं, आप बता सकते हैं? 140 करोड़ लोग फिलहाल टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं। जी, अगर भारत अभी लैंड कर जाता, जो मैं पक्का विश्वास करता हूँ कि भारत इस बार पक्का सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। एंड इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, वो पूरे विश्व के लिए काफी अच्छा होगा। बिकॉज हमारे पास जब वो डेटा आएगी कि अगर मान लो वहाँ पे वाटर आइस प्रेजेंट है, वहाँ पे प्रेशियस मिनरल्स प्रेजेंट है, तो आगे चल के जो ह्यूमन सेटलमेंट है, मतलब मान लो हम इंसानों को आगे चल के कहीं पे रहना है, हम लोग मार्स की बातें करते हैं, बट मार्स से पहले मून पे तो हम अपना एक सेटलमेंट बनाएंगे, राइट? तो वो चीज के तरफ हम लोग का जो कदम है वो बढ़ पाएगा। तो वो सोच के भी मैं काफी एक्साइटेड हो जाता हूँ। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर आपको पता होगा रिसेंटली भारत ने यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ एक आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया था, जिसके तहत भारत, अमेरिका और भी जो कई देश हैं जो इस आर्टेमिस अकॉर्ड का पार्ट है, वो आपस में एक दूसरे के साथ काम करेंगे फॉर और भी फ्यूचर मून मिशंस के लिए। तो भारत का यहाँ पे सक्सेसफुल होना, यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करना, उसकी एक इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बना देता है
उस कोलैबोरेशन में, उस आर्टेमिस अकॉर्ड में, कि आगे चल के अगर कोई भी भारत ओपिनियन रखता है इस कोलैबोरेशन में कि हमें आगे मिशंस कुछ इस तरीके से करने चाहिए, या आप हमारे भी एस्ट्रोनॉट्स को आगे चल के भेजे, तो भारत की बात को सीरियसली ली जाएगी। तो ये लैंडिंग सक्सेसफुल होने पे हम लोग आगे देख सकते हैं कि अगले साल जो नासा है उसने प्रॉमिस किया हुआ है कि भारत के एक एस्ट्रोनॉट को वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजेगा। तो वो सोच के भी मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि अगर हम लोग इस बार सक्सेसफुल हो जाते हैं तो और भी काफी सारे एक्साइटिंग कोलैबोरेशन है जो और देशों के साथ होंगे, एंड हमें और भी अच्छे अच्छे मिशंस देखने को मिलेंगे जो कि नॉट सिर्फ काफी तकनीकी होंगे बट ऑल्सो वो अर्थ में भी लोगों की काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। सो दैट इज समथिंग व्हिच आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट। आलोक जी, जैसा कहा जाता है कि साइंस एक ट्रायल बेस्ड गेम है, इसमें कई बार हम सफल होते हैं, कई बार असफल होते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था कि फेलियर का मतलब सिर्फ फेलियर नहीं होता बल्कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग होता है। तो साइंस इसको कैसे देखता है कि आज ये मिशन जो है सफल होने की तरफ बढ़ रहा है, और ये मिशन विज्ञान की नज़र में कितना ज़रूरी है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। और बिल्कुल अब्दुल कलाम जी को जैसा उन्होंने कहा कि साइंस में कुछ जो भी हम गलतियां करते हैं वो हमारे लिए आगे के लिए एक डायरेक्शन की तरफ दिखाता है कि चलो इस टाइम में हमने ये मिस्टेक की थी, क्योंकि जो आज के डेट में अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, हम वही कर सकते हैं। तो हम वो कर रहे हैं, इस बार जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जो पिछले बार थोड़ी सी खामियां रह गई थी उस टाइम के हिसाब से वो अल्टीमेट नॉलेज था, टेक्नोलॉजी था, लेकिन फिर भी वो अगर वो कुछ उसमें खामियां रह गई थी उसको हम इस बार सुधार रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बार बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले कर रहा है। तो साइंस तो ऐसा ही है कि हम जो भी फेमस फेल एक्सपेरिमेंट बहुत सारे होते हैं, फेमस फेल एक्सपेरिमेंट, लेकिन वो एक नया डायरेक्शन देते हैं कि हम फिर कैसे आगे की तरफ मूव करें। और ये जो हमारा चंद्रयान मिशन है, ये पूरी मानव जाति के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इस टाइप का जो प्रोजेक्ट होता है उससे कोई एक कंट्री को लाभ नहीं होता है, वो पूरे दुनिया को लाभ होता है। क्योंकि जो भी वहाँ से डेटा हमारा रोवर देगा, चंद्रयान देगा, तो बेसिकली वो डेटा पूरी दुनिया उसको यूज़ करेगी और उस पर पूरी दुनिया के लोग रिसर्च करेंगे कि चलो यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं, अब इसके आगे कैसे पहुँचे, वहाँ स्पेस वहाँ पर एजेंसी वहाँ पर कैसे खोलें। जैसे कि अभी रहने का तो मुझे उतना नहीं लग रहा है, लेकिन कैसे वहाँ पर, लेकिन स्टेशन तो हम खोल सकते हैं, मतलब फ्यूचर के लिए। तो एक कंट्री, आज देखिए आप पूरे साउथ एशिया में, चाहे पाकिस्तान हो चाहे जो भी हो, मतलब सारे के सारे आज यही दुआ मांग रहे हैं कि कैसे हमारे भारत का ये सक्सेसफुल हो जाए। जी आलोक जी, जैसे हर चीज़ के साथ ना कोई भी पॉजिटिव चीज़ होती है, उसके साथ साथ नेगेटिविटी भी आती है। तो हम समय समय पर देखते हैं कई ऐसे साइंटिफिक रिसर्च हमारे पास आते हैं कि 150 साल बाद या 200 साल बाद जो विश्व है वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्या ये उस चीज़ के लिए भी एक तैयारी है, चांद में कदम रखना? ये बिल्कुल आपका सवाल तो जायज़ है कि हर जगह, जैसे कि आप लेज़र की बात करते हैं, 1970 में जब पहली बार लेज़र बना था तो लोगों को लगा था ये लेज़र का क्या फ़ायदा है। और आज के डेट में आप देखिए लेज़र जो है बिल्कुल प्रिसाइज, जहाँ पे आपको फोकस करना है। अगर हेल्थ का देखें तो जो रेटिना, जो आँख में प्रॉब्लम है, मोतियाबिंद, बिल्कुल प्रिसाइज वो ऑपरेशन करता है। वही लेज़र डैमेज भी कर सकता है, आप जहाँ चाहें लेज़र से बहुत भयंकर त्रासदी मचा सकते हैं। तो ये तो हम पर डिपेंड करता है कि हम टेक्नोलॉजी को किस तरह यूज़ करते हैं, ये हमारे हाथ में है। और जैसा कि टाइम के साथ देखा गया है कि हम बेहतरीन के लिए ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। चर्चा में आगे बढ़े इससे पहले हम सुनते हैं साइंटिस्ट नीलेश एम देसाई को, और वो हमें बता रहे हैं कि लैंडिंग को लेकर इस वक्त क्या तैयारियां चल रही हैं। 23 अगस्त न केवल इसरो के लिए बट पूरे हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और होगा, क्योंकि इस दिन हम, हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है वो अपने जो सॉफ्ट लैंडिंग मिशन उसका नाम दिया गया है, तो उसकी फाइनल जो अंतिम क्षणों में की ओर जा रहा है। और लगभग शाम को 5:47 पे वो जो सॉफ्ट लैंडिंग का हम प्रयास करेंगे 30 किलोमीटर की हाइट से, 30 किलोमीटर की ऊंचाई से,
और नीचे की ओर जाएंगे और मून की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक और सुरक्षापूर्वक कर पाएंगे। ऐसी हमारा पूरा विश्वास है, संपूर्ण हमको आशा है। जैसा कि आपको पता है कि 14 जुलाई 2023 को हमने चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया था। उसके बाद अलग अलग प्रक्रियाओं से पसार होते हुए उसको पहले अर्थ बर्न किया, उसको अर्थ के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकाल के मून की ओर यानी कि चंद्र की ओर रवाना किया, और फिर चंद्र के गुरुत्वाकर्षण में एंटर होने के बाद ल्यूनर ऑर्बिट इंसर्शन किया, और उसके बाद वो लगभग 5 अगस्त को हमने पूर्ण किया वो कार्य। और उसके बाद 17 अगस्त को हमने ये दोनों जो लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल उनको सेपरेट अलग किया और दोनों अपनी अपनी ऑर्बिट में घूमने लगे। और उसके बाद 18, 19 और 20 अगस्त को डीबूस्ट ऑपरेशन करके हम 22 अगस्त को लगभग 120 बाई 30 किलोमीटर की ऑर्बिट में लैंडर पहुंच गया है, और 23 अगस्त को 100 बाई 30 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचेगा। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया 5:47 पे वर्टिकल नीचे उतरने का डिसेंट का प्रयास करेगा और डिसेंट करेगा। आलोक जी, ये तो हमने जाना है इसका साइंटिफिक पहलू। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लैंडिंग के बाद क्या कुछ प्रोसेस है? लैंडिंग के बाद क्या क्या होगा? हमें क्या मिलने की संभावना है? अगर उस पर आप नज़र थोड़ा घुमा सके तो। जी, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल इसलिए किया है कि फ्यूचर की क्या संभावनाएं हैं जी। तो बेसिकली जो रोवर है उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। जो उसमें स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है अल्फा पार्टिकल वाला, वो सारे रॉक्स का या फिर वहाँ पर जो सैंड, वहाँ पर जो मिट्टी है, जो भी रॉक्स है, मिनरल्स है, उसका स्टडी करेगा। उसमें कौन कौन से एटम्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। देखिए, स्पेक्ट्रोमीटर का मतलब है जैसे हर एक इंसान का अपना एक फिंगरप्रिंट होता है, वैसे हर एक एटम का अपना एक स्पेक्ट्रम होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। 2 एटम का स्पेक्ट्रम एक नहीं हो सकता है, 2 इंसान का अंगूठे का निशान एक नहीं हो सकता है। तो वैसे ही वहाँ पर सारे जो अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर है वो स्पेक्ट्रम लेगा और बताएगा कि यहाँ ये मिनरल्स हैं, एटम्स हैं। सिमिलरली वहाँ पर जो एक लेजर वाला स्पेक्ट्रोमीटर है, वो लेजर स्पेक्ट्रोमीटर बेसिकली ये केमिकल कंपोजिशन के बारे में डिसाइड करेगा कि कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन है। सिमिलरली वहाँ पर प्लाज्मा, बिकॉज वहाँ पर प्लाज्मा हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स और आयन हो सकते हैं, तो एक प्लाज्मा के लिए अलग सा इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है। तो जो पेलोड है उस पर बहुत सारे रोवर्स के पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो वो अपना काम करते रहेगा, सैंपलिंग करता रहेगा और डेटा भेजता रहेगा। तो इस तरह से फ्यूचर के लिए ये काफी संभावनाएं हैं। शिवम जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि साइंस जब भी कोई कदम लेता है वो कदम आज के लिए ना होकर बल्कि आने वाले दिनों को, भविष्य को तय करता है। तो आज जो चंद्रयान 3 मिशन है, ये आने वाले दिनों में, भविष्य में भारत के लिए क्या क्या रास्ते खोलने वाला है, खासकर विश्व के लिए क्या क्या रास्ते खोलने वाला है? आज अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो फिर भारत के लिए आगे क्या क्या दरवाजे खुलेंगे। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि एक आर्टेमिस एकॉर्ड है, तो मैं पहले आर्टेमिस एकॉर्ड को समझा देता हूँ। सो आर्टेमिस एकॉर्ड बेसिकली बहुत सारे नेशंस हैं जो कि आपस में आके उन्होंने एक कोलैबोरेशन के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। जैसे मान लीजिए कल मैं आपके पास आता हूँ, आप बोलते हो कि मेरे पास एक तकनीक है कि मैं एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजता हूँ, एंड मैं बोल सकता हूँ मेरे पास एक तकनीक है कि मैं बहुत अच्छे स्पेक्ट्रोमीटर्स बना सकता हूँ या स्टडीज कर सकता हूँ। तो आपस में हम दोनों ने जुड़ा एंड डिसाइड किया कि चलो अब साथ में मिलकर मिशन करते हैं। तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने साथ में मिलकर साइन किया है एग्रीमेंट। अब इस एग्रीमेंट में भी जस्ट बिकॉज उन्होंने साइन कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि सबकी बात इक्वली ली जाएगी। उसमें ओपिनियन उसी का सबसे ज्यादा मैटर करेगा, उसी की सबसे ज्यादा सुनी जाएगी जिसके पास एक प्रूफ है कि हाँ हमने ऐसे ऐसे चीजें पहले कर रखे हैं, बहुत सारी चीजें अचीव कर रखे हैं पहले। तो जैसे ही ये मिशन सक्सेसफुल होता है, हम देख सकते हैं कि इंडिया की जो वैल्यू होगी वो अमेरिका के साथ जो कोलैबोरेशन हो गया उसमें बढ़ेगी, एंड जो ज्वाइंट मिशंस करने हैं आगे मून में, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स को मून में भेजा जाएगा, उसमें काफी ज्यादा हमें हेल्प मिलेगा।
अभी जो इंडिया का आगे का मिशन है, एक गगनयान मिशन करके, जिसमें इंडिया पहले सिर्फ और सिर्फ खुद से ही एस्ट्रोनॉट्स को, अपने जो भारतीय एस्ट्रोनॉट्स होंगे उनको भेजने का प्लान कर रहा था, एंड इसमें अभी टाइम लगता, अभी समय लगता, लेकिन क्योंकि अब ये मिशन सक्सेसफुल हो सकता है, एंड हमारा जो कोलैबोरेशन है, जो पहले डिस्कशन हुआ था अमेरिका के साथ, उसके तहत हम अगले साल ही देख सकते हैं कि हमारे भारत से कोई एक एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाए, एंड इस तरीके से जो भी चीजें हम और भी अचीव करना चाहते हैं वो स्पीड में बढ़ेगी। नॉट जस्ट दैट, एक जियोपॉलिटिकल फायदा भी ये होगा कि ऑब्वियसली अगर हम भारत और अमेरिका का अगर कोलैबोरेशन बढ़ रहा है, रूस भी चाहेगी कि वो इंडिया के साथ कोलैबोरेट करे, एंड रूस की एक फ्यूचर प्लान ये भी कि वो खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहती है, बिकॉज अभी जो वॉर वगैरह चल रहे हैं, इसके वजह से जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो अगले कुछ 8-10 साल तक ही रह पाएगा, तो उसके बाद एक नया स्पेस स्टेशन हमें भेजना पड़ेगा, एंड रूस खुद का बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वो कोई भी कंट्री खुद का स्पेस स्टेशन एक बहुत बड़ा नहीं बना पाएगी, वो कुछ छोटा सा बना लेगी, बट अगर उसको बड़ा बनाना है तो उसको और भी नेशन की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा बहुत ज्यादा चांस है कि भारत को भी उसमें हिस्सा मिले। जी शिवम, मेरा एक और सवाल है शिवम जी आपसे कि आपने इतना कुछ समझाया है तो ये भी समझा दीजिए जो कैमरे लगे हैं उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सबसे ज्यादा बात उन्हीं की हो रही है, तस्वीरें वही भेज रहे हैं लगातार। जी जी, तो मैं एक बार आपको सारे पेलोड समझा देता हूँ कि क्या क्या पेलोड्स हमारे चंद्रयान 3 में लगे हुए हैं। रोवर के पेलोड्स तो हमने कवर कर लिए, बट हमारा जो लैंडर है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भरा पड़ा है। लोग यूजुअली सोचते हैं लैंडर तो सिर्फ लैंड करवाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लैंडर सिर्फ लैंडिंग में हेल्प नहीं करने वाला, उसमें काफी सारे पेलोड्स हैं। एक पेलोड का जैसे नाम है चेस्ट, ये क्या करता है, बेसिकली जो थर्मल प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब ये हो गया कि जब वो लैंड करेगा उसमें से एक ड्रिल जैसा निकलेगा, जो क्या करेगा, हमारा जो लूनार सॉइल है, जो मिट्टी है चांद की, उसमें वो 10 सेंटीमीटर तक अंदर जाएगा, एंड फिर वो देखेगा कि उसकी जो गर्मी है, जो थर्मल, इंग्लिश में कहते हैं थर्मल प्रॉपर्टी हो गई, वो कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ, या उसके जो अलग अलग लेवल है। बिकॉज कहा जाता है कि जो लूनार की मिट्टी है वो अर्थ की, पृथ्वी की मिट्टी जैसी नहीं है, उसमें जो ऊपर का लेयर है वो बहुत लूज रहता है, अंदर थोड़ा सा डेंस होगा एंड फिर लूज एंड डेंस, कुछ इस टाइप का है। तो ऐसे बहुत सारी थ्योरी बनी हुई है, लेकिन कुछ भी अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। तो पहली बार ऐसा होगा कि हम लोग सदर्न रीजन में ये मेजरमेंट्स करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, एंड ये बस एक इंस्ट्रूमेंट हुआ। ऐसे ही एक और इंस्ट्रूमेंट है कि हम लोग जैसे अर्थ में अर्थक्वेक फील करते हैं, तो वैसे ही जो चांद हो गया उसमें मून क्विक हो गया, या और टेक्निकल टर्म में सिस्मिक एक्टिविटीज कहते हैं उसको, उसके लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट हमारे लैंडर में लगा हुआ है, जिसको ILSA कहते हैं, इल्सा कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सिमिलरली एक और इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे लैंडर में लगा हुआ है, जो क्या करेगा, वो अपने जो लूनार का सतह है एंड जो थोड़ा सा उसके ऊपर एटमॉस्फेयर जो हल्का सा हो गया, मतलब कोई विंड नहीं, इन जनरल उधर पे इलेक्ट्रॉन और आयन, बेसिकली उसकी डेंसिटी कितनी है, प्लाज्मा की डेंसिटी कितनी है, वो उसको भी नापेगा। साथ ही साथ एक चौथा इंस्ट्रूमेंट लैंडर पे है जो कंटिन्यूसली मून और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको नापते रहेगा, एंड उससे वो मून की जो डायनामिक्स है, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करेगा कि वो कैसे मूव कर रहा है, या क्या वो दूर जा रहा है, या जो भी ऐसे सवाल होंगे। तो ऐसे टोटल 4 इंस्ट्रूमेंट्स है जो हमारे लैंडर में लगे हुए हैं। साथ ही साथ जो हमारा प्रपल्शन मॉड्यूल है, जो मैंने पहले बताया था कि ऐसे तो उस प्रपल्शन मॉड्यूल में कोई ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स है नहीं, जैसे पिछले बार ऑर्बिटर में थे, जो जिसमें बहुत सारे कैमरास थे एंड ये सारी चीजें थे, बट हमारे प्रपल्शन मॉड्यूल में एक बार जब हमारा लैंडर सक्सेसफुल हो जाए तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करेगा, दूर से हमारी पृथ्वी की जो रोशनी आ रही है उसको वो नापेगा, एंड उसमें क्या करेगा, जो उसकी स्पेक्ट्रल इमेजेस होते हैं, जैसा भी प्रोफेसर ने समझाया था कि हर एक एलिमेंट्स का एक ही टाइप का स्पेक्ट्रल होता है, एक फिंगरप्रिंट जैसा होता है। तो जो भी हमें स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन मिल रहा है, पोलरिमेट्री इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसको वो देखेगा। एंड अब आप सोच रहे होंगे कि हम अर्थ को क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा। वो इसलिए क्योंकि अर्थ में जीवन पाया जाता है ना, एंड क्योंकि अर्थ में जीवन पाया जाता है, तो अगर हम दूर से अर्थ को देख रहे हैं कि एक प्लैनेट जिसमें जीवन पाया जाता है, जो हैबिटेबल है, वो कैसा दिखता है, तो वही इंफॉर्मेशन यूज करके जो बाहर के जो प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के, एक्सो प्लैनेट जो इतने सारे डिस्कवर हुए हैं, उसमें से कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जिसमें जीवन पाने की संभावनाएं हैं, जिसमें हैबिटेबिलिटी पॉसिबल है,
वो हम लोग उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सिमिलर हो सकती है अर्थ के साथ, तो वो हम मैच करके उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है जो हमारे प्रपल्शन मॉड्यूल में जुड़ा हुआ है। ये एक ही इंस्ट्रूमेंट है बट काफी इंटरेस्टिंग है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम, सारे पार्ट्स को पूरे जानकारी के साथ समझाने के लिए। यहाँ पर इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे कई सारी खबरें और उठाएंगे आपके कई सारे सवाल जो आप लगातार हमें कमेंट्स में भेज रहे हैं। इस चर्चा पर आगे बढ़े उसके पहले हम दिखाएंगे आपको हमारी टीम की एक स्पेशल रिपोर्ट जो बताएगी चंद्रयान 3 के बारे में खास जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण.com और हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3, भारत का मस्तक। वो दिन दूर नहीं जब भारत विज्ञान की विजय का महोत्सव मनाएगा। 14 जुलाई आवाज कट रही है वीडियो की, 140 डू समथिंग। के सपने को लेकर चांद के सफर पर है। श्रीहरिकोटा से दोपहर 2:55 अमन पर चंद्रयान 3 ने उड़ान भरी। फिलहाल भारत का ये यान 4 लाख किलोमीटर के सफर पर है। भारत का चंद्रयान चांद पर 4 चांद लगाने की तैयारी में है। ये वही चंद्रयान है जो पूरी दुनिया को चांद के अनदेखे हिस्से का दीदार कराएगा। चंद्रयान के लैंड करते ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बनेगा। चंद्रयान की खूबी से लेकर चांद के
चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर की रफ्तार का कम होना बेहद जरूरी है। लैंडिंग मिशन में ये सबसे बड़ी चुनौती है। डी बूस्टिंग चंद्रयान को एक ऐसी कक्षा में स्थापित करने के लिए धीमा करने की प्रक्रिया है जहां कक्षा का चंद्रमा से निकटतम बिंदु 30 किलोमीटर और सबसे दूर का बिंदु 100 किलोमीटर है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूल 20 अगस्त को दूसरी डी बूस्टिंग से गुजरा। इससे पहले 18 अगस्त को चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर डी बूस्टिंग प्रक्रिया से गुजरा था और एक दिन पहले प्रोपल्सन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग होने के बाद थोड़ी निचली कक्षा में उतर गया। सेपरेशन के बाद लैंडर ने प्रोपल्सन मॉड्यूल से कहा, थैंक्स फॉर द राइट मेट। इस दौरान लैंडर पर लगे कैमरे ने प्रोपल्सन मॉड्यूल की फोटो के साथ चंद्रमा की भी तस्वीरें खींची। इसरो के अनुसार लैंडर मॉड्यूल ठीक तरह से काम कर रहा है। पहले डी बूस्टिंग में इसकी कक्षा 113 किलोमीटर गुणा 157 किलोमीटर तक कम हो गई थी। जानिए ये डी बूस्टिंग कैसे पूरी हुई। डी बूस्टिंग की प्रक्रिया में चंद्रयान के लैंडर के 4 पैरों के पास लगे 800 न्यूटन शक्ति के एक थ्रस्टर की बदौलत ये संभव हुआ। ये दो थ्रस्टर 2 चरणों में काम आए। बता दें कि 23 अगस्त को अगर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिलती है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। जानिए क्या होती है डी बूस्टिंग। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर की रफ्तार का कम होना बेहद जरूरी है। लैंडिंग मिशन में ये सबसे बड़ी चुनौती है। डी बूस्टिंग चंद्रयान को एक ऐसी कक्षा में स्थापित करने के लिए धीमा करने की प्रक्रिया है जहां कक्षा का चंद्रमा से निकटतम बिंदु 30 किलोमीटर और सबसे दूर का बिंदु 100 किलोमीटर है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूल 20 अगस्त को दूसरी डी बूस्टिंग से गुजरा। इससे पहले 18 अगस्त को चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर डी बूस्टिंग प्रक्रिया से गुजरा था और एक दिन पहले प्रोपल्सन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग होने के बाद थोड़ी निचली कक्षा में उतर गया। सेपरेशन के बाद लैंडर ने प्रोपल्सन मॉड्यूल से कहा, थैंक्स फॉर द राइट मेट। इस दौरान लैंडर पर लगे कैमरे ने प्रोपल्सन मॉड्यूल की फोटो के साथ चंद्रमा की भी तस्वीरें खींची। इसरो के अनुसार लैंडर मॉड्यूल ठीक तरह से काम कर रहा है। पहले डी बूस्टिंग में इसकी कक्षा 113 किलोमीटर गुणा 157 किलोमीटर तक कम हो गई थी। जानिए ये डी बूस्टिंग कैसे पूरी हुई। डी बूस्टिंग की प्रक्रिया में चंद्रयान के लैंडर के 4 पैरों के पास लगे 800 न्यूटन शक्ति के एक थ्रस्टर की बदौलत ये संभव हुआ। ये दो थ्रस्टर 2 चरणों में काम आए। बता दें कि 23 अगस्त को अगर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिलती है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। जानिए क्या